ये बताएं क्या मैंने कोई होमवर्क दिया था? होमवर्क दिया था ना, तो वो हो गया, वो टैली था। चलें जी, ओके। हमने कहा सर आप जल्दी से हेडिंग डालते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीई इन कैश फ्लो। अब आगे के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि पीपीई का कॉन्सेप्ट मेरे कैश फ्लो को इम्पैक्ट कैसे करेगा। चलें एक एक करके देखते हैं। हमने कहा सर मैंने पिछला साल शुरू किया था 2023, करंट ईयर है मेरा 2024। अच्छा, वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी साथ रखेंगे। मैंने कहा अगर मैंने अपना इन्वेंट्री का बैलेंस देखा तो मुझे दिखा कि मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी भरी हुई है भाई, 5 लाख रुपीस। ये 5 लाख रुपए की ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है। अच्छा, फिर मैंने कहा मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना मौजूद है, तो हमने कहा 7,50,000। हुआ ये, इस साल मैंने अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में से उठा के कुछ इस साल बेच दिया। अच्छा, जब ओपनिंग इन्वेंट्री से उठा के मैंने इस साल कुछ बेचा तो मैंने एक ऑल टुगेदर एंट्री बनाई COGS और इन्वेंट्री क्रेडिट। लेट से मैंने कहा वो है 3 लाख रुपए की। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने अभी एंट्री बनाई है ये वाली, क्या ये एक्सपेंस है? अच्छा, इसका कोई कैश आउटफ्लो? क्योंकि आप कहेंगे ये इन्वेंट्री खरीदी कब गई थी, पिछले साल। पैसे कब गए होंगे, इस साल सिर्फ एक्सपेंस आउट हो रही है। तो हमने कहा ये बन गया हमारा एक्सपेंस। तो ये तो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया सेल्स में, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और हमने कहा वो 820,000 है। ये हो गई कैश सेल्स। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, ये सेल्स एक कमाई है जो कैश में भी आ गई, कमाई में भी आ गई, एक स्टेप साइड में हो गया। मैंने कहा फिर अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एक एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस में तो चला गया पर उसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो आपने तो ये सीखा हुआ है ना कि जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी आप ऐड बैक करेंगे, तो वो तो इक्वलाइज हो जाएगा। चलें, यहाँ तक भी बात समझ आती है। फिर हमने कहा हमें पिछले साल के पैसे भी इस साल रिसीव हुए, तो हमने कहा कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, और हमने कहा लेट से पिछले साल के मुझे कितने मिले, 2.5 लाख। अच्छा, क्या ये जो 2.5 लाख रुपए मुझे मिले हैं बच्चों, मुझे ये बताओ क्या ये इस साल की कमाई है या पिछले साल की कमाई है? तो इस साल पैसे रिसीव हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कमाई किसी साल की, पैसे किसी साल, पर ये इस साल की कमाई में शामिल, यानी इस साल के प्रॉफिट में नहीं है, बस इस साल के कैश में है। तो मैं ऐड करके बताऊंगा ना कि मुझे मज़ीद इतने पैसे रिसीव हुए हैं जो इस साल की कमाई में शामिल नहीं थे। तो ये भी हमें बात समझ आती है। तो हमने कहा कि सर अगर मैं इस पूरे फिनोमिना को सामने रखूं तो ये बचा होगा 2 लाख और ये बचा होगा 5 लाख। बाकी पेबल वेबल का चक्कर हमने किया ही नहीं है। चलें, फिर हमने कहा कि अगर मुझे सेल्स दे दी जाए, या मैं सिंपल प्रॉफिट लिखता हूं और यहां पे एक कैश एंड बैंक बैलेंस लिखता हूं। अच्छा, अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो मुझे आप ज़रा 820,000 में से ये 3 लाख माइनस करें तो कितना आता है, 520। तो आपको ये बात बखूबी पता है कि 5,20,000 रुपये का आपका प्रॉफिट रहा होगा, एग्रीड। और ये ऐसे निकला होगा कि आपने सेल्स रखी थी 820 की और COGS रखा था 3 लाख का, ये ऐसे निकला है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कैश में। अच्छा, तो हमें एक एक करके देखनी पड़ेगी बैलेंस शीट। मैंने कहा इन्वेंट्री कम हो रही है, व्हाट डज इट इंडिकेट, कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। तो हमने कहा हमारा एक्सपेंस हो गया लेकिन कोई कैश आउटफ्लो, या यूं कह लेंगे कि पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज हुई है तो एक्सपेंस हुआ है जिसका कोई कैश इंपैक्ट
नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया डिक्रीज इन इन्वेंट्री। आप बोलेंगे सर ये कितना आ गया, 3 लाख, ये आ गया। आप कह रहे हैं भाई सही है, मैंने उसको कमाने के लिए इतनी इन्वेंट्री खर्च की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैश का खर्चा है। कैश कब गया था, पिछले साल। इस साल वो खर्च तो हो गया, बट मेरा कोई कैश आउटफ्लो, हमने ऐड बैक कर दिया, कहानी खत्म। चलें, अब मुझे याद आया कि यार 7,50,000 से लेके 5 तक के सफ़र में 2 लाख ऐसे पैसे आए जो कैश में तो आ गए, बट मेरे प्रॉफिट में शामिल। कमाई किस साल की थी, रिसीव कब हो रही है। तो मुझे बताओ, कैश फ्लो तो फॉर द ईयर बनता है ना। अभी तो फॉर द ईयर कितना कैश आया, तो शेयर होल्डर बोल रहा है यार कमाई तो हुई नहीं है, पैसे कहाँ से आए। तो आप उसको बता रहे हो कमाई होना अलग बात है, पैसे आना अलग बात है। तो हम यहाँ पे उसको लिख के दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं डिक्रीज इन रिसीवेबल। ये आ गया सर डिक्रीज इन रिसीवेबल, और आपने कहा ये। अच्छा, जब आपने इन सबको सम किया तो आपको क्या आंसर मिला। हाँ जी, ये अमाउंट आ रही है। अच्छा, इसके आगे हमने लिखा था कैश, आज हमने अल्फाज चेंज कर दिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा देखो, अभी तक आप अगर इस पे फोकस करें ना, कोई न्यू चीज नहीं है, सिंपल। भाई हमने तो ये सीखा है ना कि आपका कमाना अलग बात है और पैसा आना जाना। एक बेसिक रिकैप, मैंने कुछ कमाया, पैसे रिसीव नहीं हुए, क्या करूंगा, हटा दूंगा। अच्छा, मैंने कुछ कमाया और पिछले साल के पैसे रिसीव हो गए, क्योंकि इस साल की कमाई में वो शामिल नहीं है, दो बातें साइड में हो गई। मैंने कुछ खर्चा किया, पैसे पे नहीं किए, ऐड बैक करेंगे। मैंने कुछ खर्चा किया जिसकी पिछले साल की पेमेंट भी इस साल हो रही है, क्योंकि इस साल के एक्सपेंस में वो शामिल नहीं है। आखिरी चीज, मैंने पिछले साल की इन्वेंट्री को इस साल खरीदा, मतलब बेचा, तो क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। क्यों, तो नहीं, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस है बट उसका कोई कैश आउटफ्लो। अच्छा, मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब था, खरीदी ज्यादा है और बेची कम है। वेरी गुड, नहीं एक्सपेंस कम है, यानी खरीदा ज्यादा, एक्सपेंस कम है। तो क्योंकि एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है ना। लेट से आपने 5 लाख की इन्वेंट्री खरीदी और बेची 3 लाख की, तो 2 लाख तो बच गया ना। तो कहने का मतलब है जब इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही होती है तो इसका, हाँ, कैश ज़्यादा गया और एक्सपेंस कम हुआ। तो मैं और मजीद माइनस करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये आपको आगे जाते हुए देखिएगा, भाई कैश तो जा चुका है, एक्सपेंस अब तक। और हमने तो ये सीखा भी था, एक्सपेंस इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो इन्वेंट्री मेरे पास ही मौजूद थी। वो एक्सपेंस पे कब कन्वर्ट होगी, जब बेचेंगे। पहले बताओ यहाँ तक हिसाब किताब क्लियर है। तो हमने भी अभी यही किया, हमने कैश वो निकाल लिया जो मैंने ऑपरेशन से कमाया है। ये मैं शेयर होल्डर को बता रहा हूँ, कंपनी के मालिक को बता रहा हूँ। प्लीज़ देखिएगा यहाँ पे मैं हेडिंग क्या डाल रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हेडिंग डाली है मैंने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आज एक न्यू चीज़ ऐड होगी इसमें, मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। शेयर होल्डर कह रहा है, कंपनी का मालिक कह रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है। वो बोल रहा है कि भाई ऑपरेशंस का पैसा बता रहा हूँ, बिजनेस करके कितना पैसा आया। जल्दी बताना तुम लोग, बिजनेस करके कमाया कितना, 5-20। बिजनेस करके कमाया कितना, 5-20 नेट। बिजनेस करके कमाया कितना, और कोई आपसे पूछे 5-20 कैसे निकाला गया है, आप बोलेंगे 3 लाख की इन्वेंट्री खर्च हुई, एक्सपेंस हो गया, और उससे पैसे कितने आए, 8-20। तो हमने कहा ऑल टुगेदर, वापस आपसे मैं पूछूं, नेट इस कंपनी ने इस साल कितना कमाया, 520। कमाई 520 है फॉर द ईयर की। बेचने के लिए इन्वेंट्री जेब से 3 की गई है, तो नेट कितना कमाया, 5-20।
शेयर होल्डर बोल रहा है क्या कमाई इस साल की और पैसे इस साल के दोनों सेम बातें हैं? नहीं। मैंने कहा पहली बात, मैंने पिछले साल की इन्वेंट्री यूज़ की थी, वही खर्च हुई है, कोई कैश आउटफ्लो मैंने एड बैक कर दिया। एग्रीड। मैंने कहा पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हुए जो कि इस साल की कमाई में शामिल, एड बैक कर दिया। ये रहा ऑपरेशंस का पैसा। इस साल बिजनेस एक्टिविटीज से ये पैसे आए। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। इस साल बिजनेस एक्टिविटीज से ये पैसे आए जो हमने कल की क्लास तक या लास्ट क्लास तक सीखा हुआ था कि बिजनेस एक्टिविटीज से ये आया है। तो क्या हम सेफली ये कहें, हम सबसे पहले कंपनी के मालिक को ये बताते हैं कि मेरा प्रॉफिट कैश में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मेरा प्रॉफिट पर ऑपरेशंस का, किसका? तो हमने प्रॉफिट उठाया और हमने उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर दिया। कितनी चीजें एडजस्ट करके? दो, एक इन्वेंट्री, दूसरा रिसीवेबल। अब शेयर होल्डर को पता है अच्छा यार मैंने कमाया तो ये है, बट इस कमाई के अंदर पिछले साल के पैसे भी रिसीव हो रहे हैं, ऐड कर दिए, और पिछले साल की इन्वेंट्री यूज हो रही है वो भी, क्योंकि वो एक्सपेंस तो है, कैश आउटफ्लो नहीं है। अच्छा, फिर शेयर होल्डर कह रहा भाई इसके बाद क्या है? मैंने कहा इसके बाद यह है, ज़रा देखिएगा, इसके बाद यह है कि हमने एक लैंड परचेज किया। मैंने कहा ओपनिंग ज़ीरो था, ओपनिंग। अब यहाँ पे आप बताएंगे मुझे, जब भी मैं कोई फिक्स एसेट परचेज करूँगा और वो लैंड मैं खुद यूज़ करूँगा, ओनर ऑक्यूपाइड, कौन सा? ओनर ऑक्यूपाइड। तो हमने कहा हमने लैंड परचेज किया, लेट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2,20,000 रुपये का, तो मैंने एक एंट्री बनाई होगी और कैश 2,20,000 रुपये से। मुझे लगता है यहाँ पे आपको 2,20,000 रुपये दिखेंगे ऐसे। अच्छा, अब जब कभी भी आप सवाल करेंगे और आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट को यानी लैंड को या पीपी को इंक्रीज होते हुए देखें, इसका मतलब यह है कि आपने वो एसेट इस साल खरीदा है। देखो इंक्रीज हो रहा है ना, जीरो से किस पे जा रहा है? तो इसका मतलब यह है कि ये लैंड इस साल खरीदा गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, ये लैंड जो मैंने खरीदा है, क्या मैं इसको ये कह सकता हूं ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर? अगर आपने बचपन में सीखा हो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, क्या ये 2,20,000 रुपये आपके प्रॉफिट से माइनस हुए होंगे? क्योंकि ये कोई एक्सपेंस, ये तो एसेट है, ये तो इसके पैसे जेब से नहीं गए, गए ना? कितने गए? तो आप अपने शेयर होल्डर को बताओगे भाईजान एक मिनट होल्ड ऑन, हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऊपर क्या थी? ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नीचे क्या है? शेयर होल्डर बोल रहा है मुझे क्लियर बताओ बिजनेस से पैसा आया कितना? कितना आया? 70,000। अच्छा, बिजनेस से पैसा 5-20 नहीं आया था सर, वो कमाई है। कमाना अलग बात है, पैसा आना। तो हमने उस कमाई को पैसे में कन्वर्ट किया। कौन से पैसे? ऑपरेशंस के। और फिर अब मैं बता रहा हूँ इस ऑपरेशंस के पैसे को और मजीद कहाँ लगाया? क्या पीपी के खरीदने पे लगाया है? तो आप नजूमी, आपको कैसे पता लग रहा है पीपी खरीदा है? इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ओपनिंग में 0 है, क्लोजिंग में 2,20 है, तो हमने ये कहा इस साल मैंने पीपी खरीदा है कितने का? 2,20 का। फिर अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये 2,20,000 रुपये एक्सपेंस है? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो एक्सपेंस में तो माइनस नहीं हुआ हुआ, तो हम यहाँ पे अलग से बताएंगे कैश पेड टू एक्वायर पीपी। कितने माइनस करें जानी? ये भी माइनस हो गया। अब बताओ कितना आता है? 840। यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं,
ये चेक कर लो, यही है 850 आएगा। अच्छा यहाँ पे आप लिखेंगे सर नेट कैश इनफ्लो। अब ये नेट कैश इनफ्लो है सर, पहले हम यहाँ पे रुक जाया करते थे क्योंकि हम कहते थे उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हमने कहा 10 साल जो हमने एक्टिविटी की है, आपसे खुद पूछता हूँ, आपने प्रॉफिट कितने का कमाया? 5-20। कमाई अलग बात है, पैसा अलग बात है। वापस से ये प्रिंसिपल नहीं भूलना, कैश फ्लो अगर हैंडल करना है तो। कमाया कितना? 5-20। क्या उस 5-20 को मैंने ऑपरेशंस के कैश में कन्वर्ट किया? उसकी मल्टीपल रीजन थे, पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हो रहे हैं, और पिछली इन्वेंट्री इस साल यूज हुई है जिसका कोई कैश इंपैक्ट मैंने ऐड बैक करके सब बराबर करके ऑपरेशंस के कैश पे पहुंच गया 10700000 पे। मैंने कहा ये तो ऑपरेशन से पैसे आ गए। फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा बैलेंस शीट में जाके, क्या और कोई खर्चा होता हुआ दिखता है? कहाँ? लैंड में। कैसे पता? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपने एक्सपेंस किया या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई एक्सपेंस नहीं है तो ना पीएनएल से माइनस भी नहीं हुआ होगा, तो क्या मेरा कैश आउटफ्लो नहीं है? तो हम तो बना ही कैश फ्लो रहे हैं। तो मैंने अपने शेयर होल्डर को कहा भाई देख, तेरे प्रॉफिट को पहले कैश में कन्वर्ट किया, ऑपरेशन से बिजनेस से इतना कैश आया है, और फिर रोना धोना नहीं करना, तुमने यहाँ पे भी लगाए। जब यहाँ पे लगाए तो तुम्हारे पास बचा 850 है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है जी। क्योंकि ये पीपी में पैसा डालना एक इन्वेस्टमेंट ही तो है। यानी फॉर एग्जांपल आज मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने खरीदा, ये सीपीयू मैंने खरीदा, ये कैमरास, ये लाइट्स मैंने खरीदी, ये क्या किया मैंने? इन्वेस्ट किया है ना। तो है तो ओनर ऑक्यूपाइड, मैं खुद चला रहा हूँ, पर ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए इसको कहाँ दिखाऊंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। बात समझ आ रही है? तो दैट्स वाई इसको हमने कहाँ क्लासीफाई किया। अच्छा आप सबसे जो कमाता हूँ वो ऑपरेशंस है, यहाँ लगाता हूँ इन्वेस्टमेंट है। तो वो कहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग रखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सको ना कि बिजनेस से आ कितना आ रहा है और जा कहाँ कहाँ रहा है। हमने याद है पहली क्लास में सीखा था कि कैश फ्लो का मकसद क्या है? पैसा आ कितना आ रहा है और जा कितना रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो क्लैरिटी से पता लग रहा है कि ऑपरेशन से इतने पैसे आए और कहाँ लग गए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कहाँ इन्वेस्ट किए हैं? लैंड में। तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कैश पेड टू एक्वायर पीपी, क्लियर पिक्चर है उसके सामने। तो ये जो 220 है, क्या ये हमने अपने बिजनेस के पैसे से खरीदे हैं? डेफिनेटली यस। तो हम यही तो बता रहे हैं उसको कि इस साल आप अगर प्रॉफिट को देख के कैश से कंपेयर करोगे तो वो तो नहीं मैच होगा। एक तो मुसीबत कमाना अलग बात है और पैसा आना हमने वो अलग किया। पर मैंने कहा उसमें से मजीद ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट में शामिल नहीं होते, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो तो कोई एक्सपेंस तो नहीं होता, अगर होता तो आपका तो सब टैली होता। तो हम उसको यही तो सिखा रहे हैं, हम उसको ये बोल रहे हैं कि भाई तुम प्रॉफिट को देखते हो, कैश को मैच करते हो। अब प्रॉफिट में इतने पंगे होते हैं कि हो सकता है एक एक्सपेंस हो जिसकी पेमेंट ना करूं, हो सकता है कि पिछले साल के पैसे इस साल आए हो, तो पहले तो उसको वो कन्वर्ट करके दिखाता हूं और फिर बोलता हूं उसके बावजूद भी टैली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुमने कौन सा एक्सपेंडिचर किया हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ये माइनस किया और फिर कर के मैं यहाँ पे आ गया। मैंने कहा नेट इतने कैश आया हमारे पास। बात क्लियर है? बाकी बात है जी। नहीं, अब देखो अगर यही लैंड आईपी में खरीदते तब भी अल्लाह की कसम कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, हाँ या नहीं? जेब से जाते हैं ना पैसे। हाँ, तो अब उसका गेन वेन आता है, वो आगे देखते हैं कि वो कैसे देखते हैं। क्लियर है? वो भी आगे एक एक करके आते हैं, पर होता कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मुनीब कह रहे हैं सर जी अगर ये भी माइंड में रखें कि रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो लेस इन्वेंट्री, तो ये तो रट्टा हो गया ना। वो कह रहे हैं सर अगर रिसीवेबल और इन्वेंट्री इंक्रीज होंगे लेस कर दूंगा, डिक्रीज होंगे तो ऐड कर दूंगा। तो क्या हमने ऐसे सीखा या लॉजिकली सीखा है? अब लॉजिकली रहें, कोई गलती नहीं होगी, सही है। वैसे याद रखने के लिए सही है कि रिसीवेबल जो इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होंगे तो लेस होंगे, पर दोनों की अपनी अपनी लॉजिक है। रिसीवेबल इंक्रीज होंगे मतलब कमा लिया, पैसे हटा दिए। इन्वेंट्री के इंक्रीज होने का मतलब खरीदी ज़्यादा, यूज़ की कम, तो और हटा दिया क्योंकि खरीदी तो ज़्यादा है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने पास रखें rather than रट्टा लगाने के। क्लियर है? चलें, अब हमने कहा कि मेरे पास ओपनिंग कैश का बैलेंस अज्यूम कर लेता हूं कि 7 लाख। तो इस ओपनिंग कैश के अंदर मैं कितना ऐड करूं, 1070 या 850?
850 नेट कैश इनफ्लो। तो मुझे जल्दी बताते हैं कि 720 मैं प्लस करूं 850 तो कितना आता है? कितना? 70। अब आपको सवाल जो है ना वो ऐसे मिलेगा, आपने बनाना कैश फ्लो होगा। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करो तो एक सवाल करें फिर इस पर। इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्रक्स क्या है पता है? कि शेयर होल्डर के लिए बनाना, ये रिपोर्टिंग है। क्योंकि देखो अकाउंटिंग तो हो चुकी है, हो रही है, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है? रिपोर्टिंग में। हाँ यस, बिल्कुल सही। कैश फ्लो इज अ रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग तो पहले हो चुकी है, और मैं पता है आप लोगों को कर क्या रहा हूँ, मैं पहले अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि पीछे हो क्या रहा है, और फिर उसको रिपोर्टिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिर्फ रिपोर्टिंग, क्योंकि अगर मैं सिर्फ रिपोर्टिंग शुरू करता ना तो आपको समझ ही नहीं आता कि कैश फ्लो बनता कैसे है क्या पीछे। इसीलिए मैं यूजुअली वैसे पहला टॉपिक कैश फ्लो कराता हूँ, पर इस बार मैंने ज़्यादा पहले बोरिंग कॉस्ट कराया है और फिर आईपी और फिर ये, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ना अकाउंटिंग भी रिवाइज कर लेता है और रिपोर्टिंग भी समझ आ रही होती है, फिर आगे टॉपिक्स आसान हो जाते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह तुम लोगों की ग्रिप हल्की फुल्की ना और चेंज हो जाएगी। कुछ भी नहीं करते फिर। अगर पिछले साल और इस साल ट्रेड रिसीवेबल सेम रहते तो हम कहते हैं कोई भी एडिशनल पैसे नहीं आए, तो जो कमाई है इस साल की वही पैसे आए, तो मुझे कोई छेड़खानी भी नहीं करनी है। हाँ तो फिर आप नहीं दिखाएंगे कैश फ्लो में, क्योंकि आप बोलेंगे आपने लैंड तो खरीदी है बट आपका कोई कैश आउटफ्लो वो भी एग्जामिनर बताएगा नीचे आ रहा होता। बिल्कुल, पेबल ऑपरेशंस में नहीं आएगा, वो ऑपरेशंस का पेबल है ही नहीं, हम लेते ही नहीं, हम इम्पैक्ट ही नहीं दिखाते उसका। रीज़न बीइंग ना, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने अगर पीपी उधार पे खरीदा है तो क्या आपने ऑपरेशन से पैसे कमाने के बाद क्या कोई मजीद आउटफ्लो किया है? नहीं किया ना, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कैश पेड टू एक्वायर पीपी, क्योंकि वो कैश आउटफ्लो तो माइनस हो जाएगा नीचे से, इन्वेस्टिंग से, इन्वेस्टिंग से। जी वो पेबल में एडजस्ट हो जाएगी ना। अगर आपने एडवांस पेमेंट की है तो आपका एसेट आ गया होगा ना, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिसीवेबल, वो इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या होगा, मतलब यूं समझ लो कि आपने एडवांस पेमेंट की है तो आपने कैश क्रेडिट किया होगा और एडवांस टू सप्लायर डेबिट किया होगा। अब एडवांस टू सप्लायर एक ऐसा पेमेंट है जो कि ऑपरेशन से तो पर्टेन करता है, पर जिसका कोई एक्सपेंस बुक हुआ हुआ आप क्या कर देंगे, उसको भी लेस कर देंगे ऑपरेशंस में से। सही है? अच्छा, अभी हमने जो अकाउंटिंग सीखी है, प्रेजेंटेशन सीखी है, वो है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की। नॉन डेप्रिशिएबल मतलब लैंड, वो डेप्रिशिएट नहीं होती है। आगे सिखाऊंगा कि अगर डेप्रिसिएशन हो तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, पर अभी हम क्या सीख रहे हैं, नॉन डेप्रिशिएबल, ताकि एक ग्रिप हो जाए। उसके बाद सीखेंगे डेप्रिशिएबल। हाँ जी इलियास और सारे बच्चों, बात क्लियर है? आईपी का मॉक फ्राइडे को रख लें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। पर ये फेवर कर लो, अब तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी कह दिया था कि सर हमने पीछे का रिवाइज कर लिया, दोनों को मिला के ले लें, यानी बोरिंग कॉस्ट भी और आईपी भी। और कुछ ऐसा कर लेंगे कि मैं खुद भी बैठ जाऊंगा साथ साथ, तो मैं टाइम बाउंड करके चेक कर लूँगा।
यानी फॉर एग्जांपल आधे घंटे में तुमसे हो पाता है या नहीं हो पाता, तुम्हें वैसे ही दे देने का मकसद तो कुछ भी नहीं है, तुम आराम से लेट के बैठ के करोगे अपने हिसाब से, तो क्लास में ठीक रहता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिर, क्योंकि मैं तो देखो ऑडिट और CFAP 6 तक भी देखता हूँ ना, तो बच्चा फेल सिर्फ इसलिए होता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो कॉन्सेप्ट जितने भी अच्छे लेके चला जाए, अगर वहाँ पे 3 घंटे में नहीं किया ना तो गया पेपर। तो हम लेट से हम यूँ कर लेंगे ना कि हम थोड़ा टाइम बाउंड करेंगे उसको, आधा घंटा लगा के टाइमर, और फिर देखेंगे, मतलब सवाल भी ऐसा ही बनाऊंगा कि जो आधे घंटे में हो पाए। तो वो मिक्स ऑफ बोरिंग कॉस्ट होगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसमें ट्रांसफर्स भी होंगे, जॉइंट यूज भी होगा, सब होगा। तो इफ यू वांट टू रिवाइज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन बोरिंग कॉस्ट, वो एक सवाल सफिशिएंट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से, हाँ वो तो मिल गया ना तुम्हें? नहीं, वो तो ड्राइव पे है ना, मुझे बताना, तो दे दिया था। अच्छा वीडियो वो डाल दूंगा, वो नहीं डाला मैंने, वो नहीं डाला। नहीं, दो का ले लेते हैं, फिर तीसरा भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, कैश फ्लो के साथ भी ले लेंगे अलग से, एक साथ कर लेंगे, यानी कोई मसला नहीं है। हाँ जी डन ये। तो फिर एक सवाल करते हैं। इन्वेंट्री और रिसीवेबल दोनों एसेट हैं, बिल्कुल। नहीं, ये रटा नहीं लगाओ ना, एसेट डिक्रीज होगा तो करेंगे, मैंने तो आपको लॉजिक सिखाई है, ये मुझे पता है। नहीं लॉजिक नहीं है ना, एसेट डिक्रीज होगा तो लेस क्यों करेंगे, वो ऐड क्यों करेंगे, ये क्या है? वैसे किसी एक इंडिपेंडेंट बंदे को बताओगे ना, उसको समझ नहीं आएगा ना। मैं आपसे इंटरव्यू में पूछूं, अब ईवाई आया मेरे पास, आपने बोला कि सर पूछें सवाल, मुझे इंडक्ट होना है ईवाई में, तो मैं बोलूँगा कैन यू प्लीज़ टेल मी दैट व्हाई इंक्रीज इन रिसीवेबल्स हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कैश फ्लो। गलत है ना, मैं तो पहले ही फारिग कर दूंगा। मैं पहले बोलूँगा कि आपने ये बताना है कि देयर इज़ अ सेल बट दैट सेल हैज़ नॉट बीन रियलाइज इनटू कैश। तो प्रॉफिट कमा लिया और पैसे, देखो कितना सुन के भी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सुन के कि यार कॉन्सेप्ट है, सही है। तो लॉजिक ये सही है, मुझे पता है। देखो बाकी मार्केट में ये बोलते हैं कि एसिड जा रहा है एसिड आ रहा है, अबे भाई क्या जा रहा है क्या आ रहा है, हर एक किसी एसिड की लॉजिक अलग है, इन्वेंट्री की अलग है, रिसीवेबल्स की अलग है, पेएबल्स की अलग है, तो उस लॉजिक पे चलते हैं, सही है। तो ये जरा ख्याल रखना। चलें अब हम करते हैं एक सवाल बेसिक सा, ही मैंने कल एक दो बना लिए थे तुम्हारे लिए। हाँ जी, ये भी और सब पूछते हैं भाई, वो तो आप जब पहुंचेंगे वहां तक तो मैं आपको बताऊंगा ना कि क्या क्या पूछते हैं। मैच है इलियास, चलो बेहतरीन यार।
1,666,800 यही याद है? हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत की सिर्फ ये बताने के लिए कि इस कंपनी का प्रॉफिट है कितना, और फिर अब इस प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? कैश में। यानी कैश में या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में। चलें, तो यानी आप कह रहे हैं कि अब कमाई और ऑपरेशंस के कैश में भी फ़र्क होता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो एक एक करके देखते हैं। हमने कहा ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करें? तो आपने कहा डिक्रीज इन रिसीवेबल। कितनी अमाउंट आ रही है? 348,000। ये आपने इसको ऐड बैक कर दिया, ये कह के कि पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हुए हैं, तो ऑपरेशंस के कमाई पिछले साल की थी। चलें, ये हो गया डन। अच्छा, इन्वेंट्री भी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है जो भी ऊपर कमाई हुई है और उसको कमाने के लिए जो भी एक्सपेंस हुआ है उसका पैसा कब गया था? पिछले साल। तो इस साल कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। आप बोलेंगे ऐड बैक कर देंगे भाई, तो हमने कहा ऐड कर लेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये कितने से जानी? 400। लॉजिक ऑफ इन्वेंट्री देखो, लॉजिक ऑफ इन्वेंट्री ये है कि अगर आप इन्वेंट्री पिछले साल की इस साल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपकी जेब से कोई कैश जा रहा है या सिर्फ एक्सपेंस बुक हो रहा है? यानी आप कह रहे हैं कोई भी इन्वेंट्री थी, बेच दी, वो खर्च हो गई, पर वो एक्सपेंस तो हुई है लिटरल मीनिंग में, पर पैसे कब गए थे? पिछले साल। तो इस साल कोई पैसे का आउटफ्लो नहीं है ना, तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि मेरा एक्सपेंस नहीं है, पर वो कैश एक्सपेंस नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऐड बैक कर दिया। क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमने कहा हम आ गए ट्रेड पेबल पे। ट्रेड पेबल कम हो रहा है सर, इसका मतलब है आपने पिछले साल की पेमेंट इस साल की है, जबकि एक्सपेंस किस साल का था? पिछले साल का। तो आपने कहा कि मैं लेस कर दूंगा वन लाख, लेस कर दें। अच्छा, ये सब कर कराने के बाद 2916,800। तो आपने कहा सर यहां पे लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, हमने कहा सर बस यही ऐड कर दें कैश में या और भी कोई खर्चा हुआ है? अच्छा, तो कहाँ कितना खर्चा हुआ है? 1250 का। तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये, अच्छा तो ये एक्सपेंस नहीं है, तो प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ होगा, तो हम इसको अलग से माइनस करेंगे ना, बोलेंगे भाई ये तो पैसे आए, मजीद यहाँ भी लगे हैं। तो हमने कहा कि सर इसी एक्टिविटी में डाल दें। आपने कहा कि सर इसको डाल देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने लिखा कैश पेड टू एक्वायर पीपी, और यह आ गया 1250। तो नेट कितना? 1,666,800। ये आ गया आपके पास नेट कैश इनफ्लो। अच्छा, अगर हमें ये देखना है कि हमने सही किया या नहीं, तो मैच हो सकता है क्या? इन दोनों का डिफरेंस यही आता है।
किसका? ऑपरेशंस का कैश अगर नेगेटिव हो तो ओपनिंग कैश यूज हुआ होगा ना। मतलब को ये कह रहे हैं कि अगर मेरा ऑपरेशंस का कैश नेगेटिव है और फिर भी पीपी खरीद सकता हूँ, तो पैसा पिछले साल का यूज हुआ होगा ना। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1,666,800 देखो यही बनता है। रात को बनाते वक्त तो मैच था ये, अभी भी होना चाहिए। सही है, मैच है जी। नहीं, लोन अलग है। अभी तो वो पूरी, अभी देखो ये जो जिप अभी 1 2 3 4 5 आइटम देख रहे हैं, ये 15 आइटम बनेंगे अभी आगे जाके। मतलब इस लेवल पे लेके जाऊंगा कैश फ्लो को। तो अभी तो कितने आइटम है? सिर्फ 5। सब मिलके आएगा, एक ही सवाल बनेगा। एक ही सवाल, 4-5 तो ही ना आएंगे। अभी तो तुम लोग खाली बेसिक सीख रहे हो। सही है, तो वो तो अभी सीखा ही नहीं है ना हमने। वो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सिखाऊंगा अभी कि लोन लेना एज अ फाइनेंसिंग, वो अलग एक्टिविटी है, उस पर आते हैं। पूरी फाइनेंसिंग सीखेंगे जीरो से लेके एंड तक, पर अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं। देखो ना, कल तक एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी, तुम्हें तो नाम भी नहीं पता था कि ये भी होती है। अब हम किस पे आ गए? इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मजीद चीज़ें ऐड होंगी। क्लैरिटी है? तो अभी हमने सो फार जो अभी का कॉन्सेप्ट सीखा वो ये सीखा कि भाई आप अपनी कंपनी में ऑपरेशन से पैसा लाते हैं और कहीं और भी लगाते हैं, और वो लगाने वाली जगह क्या है? पीपी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी क्या खरीदा तुमने? पीपी खरीदा और लैंड खरीदा। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, वो अब तक डेप्रिशिएट नहीं हुआ। पहले बताओ, यहां तक क्लियरिटी है? चलें, ओके। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलें या एक और सवाल ऐसा करें? अगले पे चलें अगले पे चलते हैं। आ जाओ जी, आप हेडिंग डालें अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ पीपी इन कैश फ्लो, और ब्रैकेट में लिख देंगे डेप्रिशिएबल एसेट। अभी जो हमने किया था वो क्या था? नॉन डेप्रिशिएबल। अब हम आ गए डेप्रिशिएबल पे। अब ये हिसाब किताब देखते हैं। चलें, ये भी है बड़ा इंटरेस्टिंग, तो ज़रा फोकस होके आपको अकाउंटिंग थोड़ी सी रिकैप करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद नॉर्मल चीज़ें। चलें, मैंने ये कहा हमारा जो ईयर है वो 2023, या चलें यूं करते हैं ना हम, ये तो आपने कॉपी किया हुआ था, इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहां तक हमने किया था और अब इसको 2025 में ले आते हैं। अच्छा, अब ये मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? पीपी। उसमें से लैंड एलिमेंट मैंने हटा दिया। अच्छा, और हमने कहा करेंट ईयर है 2025। अच्छा, हमने फिर वही किया, हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है, हमने वो 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री उठा के सेल कर दी। तो हमने एक एंट्री बनाई सर, COGS टू इन्वेंट्री क्रेडिट 2 लाख रुपए से। ये तो सीधा सीधा गया। अच्छा, ये भी हमें पता है, अभी देख के समझ आ रहा है, एक्सपेंस हो गया। पेमेंट कब हुई थी? तो एक्सपेंस नहीं है, है। इसको खर्च किया है कमाने के लिए, तो कमाया भी होगा, पर कैश आउटफ्लो नहीं, ऐड बैक कर दूंगा। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने सामने पता है। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्लैरिटी है? अच्छा, हमने कहा कि सर हमने ये कोई ये हिसाब किताब किया है। सही है, ये सेल आ गई, ये कमा लिया और पैसे भी आ गए। हमने कहा पिछले साल के पैसे भी ले आओ। अच्छा भाई, जब पिछले साल के पैसे लेकर आए हमारे पास, तो हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल 5 लाख का है। हमने कहा 330 रिसीव हो गए। ये बेसिक अकाउंटिंग अभी हमने कर ली। मैंने कहा ये बैलेंस हो गया 0, ये 1,
170 आ गया, ये अकाउंटिंग हो चुकी होगी। अच्छा अभी पीपी पे आते हैं और कैश एंड बैंक अभी बाकी है। सही है, ये आपने देख ली चीज़ें, ये सारी अब तक हिसाब किताब हो गया। अच्छा हुआ क्या, ये आपको पता है ये वाली जो 220 की अमाउंट है ये है सर ऐसा ही है, ये तो डेप्रिशिएट नहीं होगा। अब एक एक करके देखेंगे हम। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक मासूम सा प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। हमने कहा सेल्स आपने 7 लाख, ये रही 7,20,000 की सेल्स, इसका पैसा भी आ चुका है। चलें, फिर हमने कहा इस 7,20,000 को कमाने के लिए आपने खर्च कितना किया, 2 लाख का एक्सपेंस किया है, जिसकी पेमेंट ऑब्वियसली पिछले साल हो चुकी है। ये आ गया 5,20,000। अब तक कहानी यहाँ ख़त्म हो जाया करती थी, अब तक कहानी यहाँ पे फिनिश थी, ख़त्म थी जी। क्या ट्रेड रिसीवेबल 2,20 है, चेक कर लो। 5 लाख में से अगर आप 3,30 माइनस करो, 1,70 है, जानी 3 लाख हटाओगे तो 2 बचेगा और 30 हटाओगे तो 70 बचेंगे, मतलब वैसे ही। सही है, कोई नहीं, कोई मसला नहीं। चलें, ये आ गया, ये 5,20 आ गया। सही है, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब हमने किया ये कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी 1 जनवरी को, बिल्डिंग खरीदी 1 जनवरी को। तो हमने पता है यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा हमने बिल्डिंग जानी डेबिट कर दी और कैश क्रेडिट कर दिया। लेट से सर ऑल टुगेदर यहाँ पे 1,50,000 रुपये से मैं आपसे आपके पूछने के बाद मार्क करूंगा क्या ये बिल्डिंग एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा भाई हमने लिख दिया ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस नहीं हुआ हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस नहीं हुआ हुआ। अच्छा ये भी हमें बात समझ आती है, बट जब मैंने इसको खरीदा तो ये यूज होगा, यूज होगा तो डेप्रिशिएट होगा। हमने कहा कि जब हमने इसको खरीदा तो इसकी ऑल टुगेदर जो लाइफ है वो हमें दी हुई है 10 साल। तो मुझे बताएं कि मैंने इसकी एक एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और आसानी के लिए बिल्डिंग क्रेडिट। इसको डिवाइड करेंगे तो 15,000 आ गया। अच्छा अब यहां पे होल्ड ऑन एक चीज, आप ये कहेंगे आपने इस साल पीपी कितने का खरीदा, 1,50, जेब से गया कितना, ये 1,50 आपके प्रॉफिट में से माइनस, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा अब जब मैंने इसको यूज किया तो ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हुआ। पर आप अगर ये देख के बताएं मुझे, आप अगर ये देख के बताएं ये एक एक्सपेंस है, ऐसा ही है, पर ये जो एक्सपेंस है ये नॉन कैश है। एक्सपेंस तो है बट इसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है। देखो कोई आपसे पूछे पीपी के वक्त कैश का इंपैक्ट कब आता है, जब खरीदते हो, उसके बाद सिर्फ यूज होता है। तो वो तो बताया ना, वो तो आएगा ना, वो ऊपर वो तो आएगा, वो तो गया। पर मैं कह रहा हूं कि वो तो गए पैसे, वो तो जाते हुए दिखा दिए। पर अब ये जो 15,000 रुपए का एक्सपेंस है, क्या ये मेरे पीपी का वियर एंड टियर नहीं है? है, वियर एंड टियर है। तो मैं ये बोलूंगा कि इतना खर्च हो गया, इतना नुकसान हो गया, पर मैं दूसरी जगह पे ये कहूंगा इसका कोई 15,000 का कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। यानी हम ये कहें 15,000 सिर्फ यूज करने का एक्सपेंस है, इसका कैश आउटफ्लो तो वन टाइम था। कितना?
150। बात समझ आ रही है? देखो वापस से, आपने लैंड परचेज किया था पिछले साल, ऐसा है? वो लैंड कितने का परचेज किया था? 220 किया था। आपने कहा था वो एक्सपेंस नहीं है, आपने कहा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम पेमेंट गई, एग्रीड। इस साल आपने बिल्डिंग खरीदी, कितने की? क्या इस बात को मानते हो कि इस साल जो मेरे बच्चों आपने बिल्डिंग खरीदी है 1,50,000 रुपए की, वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम जेब से चला गया, पर अब वो बिल्डिंग यूज हो रही है, अब वो बिल्डिंग, तो अब जब वो बिल्डिंग यूज हो रही है तो आपके बैक ऑफ द माइंड पे आपको पता होना चाहिए कि यूज होना एक एक्सपेंस है, बट उसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि पीपी का कैश इंपैक्ट वन टाइम आता है जब वो खरीदा जाता है। पहले बताओ बात समझ आई? तो अब अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000, तो ये हो जाएगा 5,05,000 का प्रॉफिट। क्या ये गलत है? सही है, सही है। आप बोल रहे हो आपने ऑपरेशन से कमाए कितने? 520। उस ऑपरेशंस की, अब मेरी बात सुनना, बड़ी पंच लाइन है यहां पे, उस ऑपरेशंस की कमाई को करने के लिए आपने अपनी बिल्डिंग कितनी खर्च कर दी? 15,000। उसकी लाइफ कितनी थी? 10 साल। एक साल कितनी खर्च हो गई? 15,000। तो ये बताओगे ना कि ऊपर की कमाई करने के लिए इतने का खर्चा हुआ है, बिल्डिंग इतनी तबाह हो गई, एक साल में कितनी तबाह हुई है? वियर एंड टियर है ना, तो मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूं। तो यही तो फिनोमेना होता है अकाउंट्स का। सेल को कमाने के लिए क्या किया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तब तक आपका एसेट था जब तक आपने उसको बेचा नहीं है, तो कैश आउटफ्लो था नहीं। खरीदा कब था? पिछले साल। आपने बोला नेट कितने कमाए? 520। पर मैं कह रहा हूं 520 को कमाने के लिए मैंने अपने लोगों को बिल्डिंग में बिठाया हुआ, एडमिन का काम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग भी तो खर्च हो रही है ना। वो बिल्डिंग कितनी खर्च हो गई? पर मैं फिर तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि जब वो बिल्डिंग तुम कह रहे हो 15,000 खर्च हो गई, एक्सपेंस आउट हो गई, यूज हो गई, क्या ये 15,000 का कोई कैश इंपैक्ट है या वो एक यूजेज का एक्सपेंस है? जैसे इन्वेंट्री में था, क्या इन्वेंट्री में यूजेज का एक्सपेंस नहीं था? तो तुमने पैसे दिए थे उस वक्त या पहले दिए थे? ये भी तो वही बात है। 150 का तो है, वो तो ठीक है, वो तो मैंने बताया ही नहीं है, वो तो मैं बताऊंगा ना कि लेस करेंगे नहीं करेंगे, वो तो अभी सबर रखना है। पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि होना क्या है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आ रही है? वापस से, मैंने लास्ट ईयर लैंड परचेज की 220 की, क्या वो एक्सपेंस था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। प्रॉफिट से माइनस, हमने बोला अलग से माइनस करो क्योंकि कैश आउटफ्लो है, और प्रॉफिट से माइनस होता हुआ देख शेयर होल्डर बोलेगा मैच ही नहीं हो रहा कैश। हमने बोला भाई इसलिए नहीं हो रहा ना, कमाना तुमने कमाया, ऑपरेशन से पैसे अलग है, तुमने यहां भी तो लगाए, तो वो बोला ये लगाए तो माइनस क्यों नहीं हुए ऊपर से? तुम क्या जवाब दोगे? वो कोई एक्सपेंस तो नहीं है जो ऊपर से माइनस हुआ हुआ होगा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? हम अगले साल आ गए। अगले साल तुमने 7,20,000 की सेल करने के लिए 2 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स को इनकर किया, इन्वेंट्री को खर्च किया, यूज किया। क्या ये 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री जो तुम लोगों ने यूज की है, तुम मुझे बताओ, क्या ये 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री जो तुम लोगों ने यूज की है, क्या ये 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री ऑल टुगेदर तुम्हारे सामने क्या कोई कैश एक्सपेंस है? नहीं। क्या है फिर? यूजेज है। पैसे कब गए थे? पिछले साल। बात क्लियर है? पक्की बात है? ये बात हो गई डन। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड बैक, वो हमने ट्रीटमेंट सीखी हुई है। हमने कहा अब हम आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग खरीदी। जब तुम लोगों ने बिल्डिंग खरीदी, क्या वो बिल्डिंग फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है? वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट हाँ, एक मिनट, वो बिल्डिंग यूज हुई, वो बिल्डिंग क्या अब यूज होने पे एक्सपेंस आया? फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं वो यूजेज एक्सपेंस है, वो कोई कैश एक्सपेंस। तो क्या वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा? तो हम कहेंगे ना कि ये कंपनी जितना भी कमा रही है उसमें बिल्डिंग में बैठे हुए लोग जो बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं उसका एक्सपेंस कितने का है? एक्सपेंस तो है बट इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? नेट कितने कमा लिए?
505000। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन में प्लीज बताओ। रावल कह रही है ओके सर, सिद्रा डन, इलियास ओके जी, जल्दी बताओ। सब क्लियर है आगे तक? हाँ वो करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। नहीं अभी अभी वो करते, वो सब करना है कि कैसे होगा क्या होगा। अभी पहले बेसिक बात समझ आइए ताकि क्लैरिटी रहे। जी हो जाएगा, जमा होता रहेगा। सही है, जमा होता रहेगा। और इस साल कितना यूज हो गया? 15,000 यूज हो गया। सही है। अच्छा 15,000 यूज होने से मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, नेट हो गई ना। चलें अब एक एक करके सुनना आप लोगों ने ताकि आप कनेक्टेड रहें। इधर जी बार बार आपने 1,50,000 रुपये पे कर दिए। सही है। ये बिल्डिंग का फायदा अभी ले लिया या 10 सालों में लोगे? तो 1 साल का फायदा कितना है? अगले साल का कितना होगा? नहीं आज बिल्डिंग ली और बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, मर जाएंगे इसके बाद हम। चलेगी ना बिल्डिंग? कितने साल चलेगी? तो उसका बेनिफिट कितने साल, यानी इस बिल्डिंग से तुम कितने साल कमाओगे? 10 साल। तो इस बिल्डिंग का एक्सपेंस कितने साल तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखना चाहिए? अभी कितने साल हुए हैं? अगले साल कितने हो जाएंगे? उसके अगले साल। कमाते रहोगे ना। तो जब जब कमा रहे हो तो बताओ उसको कमाने के लिए खर्च हुआ है, तभी हम कहते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट बनाओ और आहिस्ता आहिस्ता खर्च करो। इन्वेंट्री में भी तो तुमने यही किया था, फिर घूम के वहीं आ गए। इन्वेंट्री में यही किया था। इन्वेंट्री जब तुमने खरीदी तुमने बोला एक्सपेंस है, या वेट किया खर्च होने का? कब खर्च हुई? जब सेल हुई। तो बिल्डिंग भी तो जैसे जैसे यूज हो रही है वैसे वैसे खर्च हो रही है ना। तो क्या ये कह दूं 1,50 की एक ही साथ गई या 10 सालों में जाएगी? फर्क समझ आता है? दिस इज द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जिस आपने खरीद तो लिया है पर वो फायदा कितने साल देगी आपको? तो 10 साल बताओ ना, 10 सालों में फायदे हैं उसके। सर इसकी एडजस्टमेंट करके, हाँ बिल्कुल अभी अभी एक एक करके आते हैं, बिल्कुल सही है सर। बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड जाएगा। अच्छा हाँ देखिए मैंने इसको ना डायरेक्टली बिल्डिंग में एडजस्ट किया, अभी एक एक करके बताता हूँ तुम्हें कैसे। पहले तो यहाँ पे फिनोमेना बनाते हैं हम कैश फ्लो का। सही है, यहाँ पे फोकस होकर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑल टुगेदर कनेक्ट करना है। सिर्फ एक बात की तसल्ली दे दो, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे गया इस बात की तसल्ली है। अब इसको कैश फ्लो में कैसे डालना है वो मेरा काम है, वो मैं सिखाता हूं। आपने यहां पे हेडिंग डाली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अच्छा आपने कहा कि मैंने यहां पे प्रॉफिट लिखा भाई, अब तो एक एक चीज ऐड हो गई है ना। कोई आपको बोले कि इस कंपनी ने नेट कितना कमाया है? 5,05,000। कैसे? अब सुन लेते हैं। 7,20 को कमाने के लिए 2 लाख का खर्चा किया। पैसे कब दिए थे? इस बात पे याद रखना है। 7,20 को कमाने के लिए खर्चा कितने का किया? तो पैसे कब दिए थे? भाई यहां तक साथ हो? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहां तक साथ है? पिछले साल पैसे दिए थे, ये आ गया हम कितने पे? 5,20 पे। फिर मुझे याद आया ये 5,20 भी नहीं कमा पाता अगर मैं लोगों को बिल्डिंग में ना बिठाता। तो बिल्डिंग भी खर्च हो गई कितने की? तो नेट कितने कमाए? बिल्डिंग खरीदी जितने की भी हो, खर्च कितनी हुई है? 15,000। पहले बताओ कहानी क्लियर है? पक्की बात है? आओ जी आगे देखते हैं। मैंने कहा अब यहां पे आप एक एडजस्टमेंट का कॉलम खोलेंगे, जो एक एडिशनल चीज है, और यहां पे ऐड कर देंगे। अच्छा स्टैंडर्ड ये कह रहा है, IS 7 ये कह रहा है जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है उसको ऐड बैक कर देना। रीजन वो प्रॉफिट से तो माइनस हुए हुए हैं, उसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं होगा। पहले बताओ बात समझ आती है? तो सिंपल कह रहा है यार नॉन कैश एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है या है? एक्सपेंस है पर उसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। आपने ऐड बैक कर दिया, आपने ऐड बैक कर दिया। अच्छा ऐड बैक करने के बाद फिर मुझे समझ आया कि यार सही, अब तक तो मैंने नॉन कैश चीजें हटा दी,
अब वो रिसीवेबल पेएबल भी तो एडजस्ट करने ना जो पहले करते थे, या नहीं करेंगे? अच्छा जब मैं रिसीवेबल पेएबल में जाऊंगा, अच्छा पहले बताओ 15,000 ऐड बैक करने की लॉजिक समझ आई? अगेन एंड अगेन बताइए कि इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। ये रहा हमने लिखा था पहले कि इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, नॉन कैश है। तो हमने कहा सही है यार, आपको एक दिमाग में फिनोमेना होना चाहिए किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग में कि प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी खर्च हो रही है, यूज हो रही है, तो वो यूजेज का एक्सपेंस आएगा। क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं ना कि भाई इस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमने अपनी बिल्डिंग को इतना यूज किया हुआ है। पर अब जब कैश फ्लो की बात आती है तो कमाना अलग बात है, कैश अलग बात है। तो जब मैं कैश पे काम कर रहा हूँ तो क्या ये 15,000 रुपये का एक्सपेंस कोई कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश है? तो वो कह रहा है एडजस्ट करके इसको ऐड बैक कर दो ना, क्योंकि तुम्हें पता है इस प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसे अखराजात हैं जिसका कोई कैश इंपैक्ट, क्योंकि सिर्फ वो यूजेज इंपैक्ट है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? इसका कोई कैश से ताल्लुक, कैश से ताल्लुक तब होता है जब आप उसको खरीदते हो। कैश से ताल्लुक कब होता है? जब आप खरीदते हैं उसको। पहले बताओ बात समझ आ रही है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, क्लैरिटी है? इलियास, सिद्रा, जवेरिया, सारे बच्चों जल्दी बताओ। अच्छा आगे, अब हाँ देखो, जैसे एक आप सब बात बताएं, सवाल तो बड़ा अच्छा है कि सर जब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके उसका अक्यूमुलेटेड जमा करूंगा तो वो सिर्फ अक्यूमुलेटेड यूजेज जमा होता रहेगा, कोई कैश नहीं जा रहा। सिर्फ हम बता रहे हैं यूज हो गया, इतना यूज हो गया, फिर इतना यूज हो गया, फिर इतना यूज हो गया, जमा होता रहेगा। वो कभी भी कैश इंपैक्ट में नहीं आएगा। अच्छा कैश इंपैक्ट आप खुद देखो कब आता है? जब खरीदते हो, उसके बाद तो सिर्फ वो क्या होता है? यूज होता है। सिंपल आसान रखने के लिए इन्वेंट्री से मैच कर लो। इन्वेंट्री का कैश इंपैक्ट कब आता है? जब खरीदते हो। और फिर अगर पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज करते हो तो एक्सपेंस कब होता है? खरीदी कब होती है? तो कैश कब जाता है? तो इस साल मैं ऐड बैक कर देता हूं ना, हम भी तो यही कर रहे हैं। पर दोनों के तरीका कार क्या है? अलग है। क्लियर है? क्योंकि ये कैपिटल एसेट है, वो एक करंट एसेट है, दोनों में फर्क है। चलें, हमने कहा सर क्या ये काफी है या और भी कुछ देखना है? अच्छा इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब है? इस साल यूज की है, तो मैं यहां पे डिक्रीज इन हाँ भाई 2 लाख रुपए से। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये भी एक एक्सपेंस है जिसका कैश इंपैक्ट नहीं है? पक्की बात है? चलें जी ओके। फिर हमने कहा ट्रेड रिसीवेबल भी डिक्रीज हो रहे हैं, ऐड करते हैं डिक्रीज इन ट्रेड, कितना आ गया जानी? 330। अच्छा जब मैंने ये किया तो आप जरा इन सबका सम बताते हैं कितना आता है? 5 लाख, 5,000, 15,000, 2 लाख, 10,45, 10,50 है। ओके जी भाई, 5,000 क्यों खा गए तुम भाई? बोल नीड थी इधर। चलो भाई, हमने कहा ये क्या लिखेंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ अब आएगी ना इन्वेस्टिंग। यस, बाकी सारा ऊपर एडजस्ट होगा। अच्छा आप देखो, अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट था ये नॉन कैश, जल्दी बताओ, कोई तुमसे पूछे नॉन कैश तुमने क्यों एडजस्ट किया, तुम बोलो कि कैश का कोई इंपैक्ट नहीं था। बात क्लियर है? अच्छा फिर तुमने कहा कि तुमने उसमें से बाकी एडजस्टमेंट्स की, रिसीवेबल की, इन्वेंट्री की, पेबल की, तुमने क्या निकाल लिया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लिया। पहले बताओ बात क्लियर है? अच्छा अब आपने कहा कि यार सिर्फ यही है या इस साल बिल्डिंग भी खरीदी है, तो वो माइनस नहीं हुई होगी? ऊपर से माइनस क्यों नहीं हुई भी? क्योंकि वो कोई एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपने यहां पे
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लिखेंगे? कैश पेड टू एक्वायर पीपी। कितना जी? 150। ये कितना आ गया जानी? 9 लाख रुपए। यही है ना? आप कहेंगे ये है नेट कैश। सर वो लैंड कहाँ गया? तो वो नहीं खरीदा, वो पिछले साल खरीद लिया और आपने खरीदते हुए दिखा भी दिया। यस, इस साल कितना खरीद रहे हो? 150 का। तो देखो आप यही तो कह रहे हो कि जब 150 का खरीद लिया, बस यही होना चाहिए था। इसका जो यूजेज का एक्सपेंस है वो नॉन कैश है, तो मैंने उसका क्या किया? ऐड बैक कर दिया, ताकि उसका इम्पैक्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब फिनोमेना क्या था? जब मैंने 150 का पीपी खरीदा, कैश आउटफ्लो से वही होना चाहिए था। और जो वो यूज हो रहा है, क्या उसका कोई कैश आउटफ्लो है या सिर्फ यूजेज है? तो सिर्फ यूजेज है तो वो प्रॉफिट को कम तो करेगा, डेफिनेटली वो एक्सपेंस है, पर क्या वो कैश एक्सपेंस है? या उसको एडजस्ट करूं? अच्छा, एडजस्ट करूंगा, फिर मुझे याद आएगा अच्छा अब बाकी रिसीवेबल पेबल्स भी हैं, वो भी एडजस्ट किए। मैं कहां पहुंच गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और फिर बता दिया उसमें से पीपी इतना खरीदा है। पहले बताओ, बात समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, क्लैरिटी है इसमें? जल्दी से सारे बच्चों। अच्छा एक बात, एक इलियास ने अच्छा सवाल पूछा, तुम लोग बताओगे? बता दिया तो मैं बोलूंगा वाकई तुम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। इधर देखना 1 मिनट सबने। अगर यही बिल्डिंग पिछले साल परचेस की होती, ऑनलाइन वालों तुमने भी बताना है सबने, अगर यही बिल्डिंग पिछले साल परचेस की होती बच्चों, तो 150 कब माइनस होता? वेरी गुड। और इस साल डेप्रिसिएशन होता? वेरी गुड। तो इस साल डेप्रिसिएशन होता, वो ऐड बैक कर लेते हैं, और उसका कोई कैश आउटफ्लो। तो फिर इन्वेस्टिंग में क्या दिखाते हैं इस साल? कुछ भी नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वेरी गुड। तो पहले बताओ, बात याद रहेगी? तो हमने सिर्फ यही सीखना था ना कि जब जब नॉन कैश होगा तब तब ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं होता। बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें, अब इसको कॉपी करने से पहले एक चीज सिखाना चाहता हूं, बस खाली ये देख लीजिएगा। एक चीज यहीं से दिखा के, पहले बताओ यहां तक लॉजिक क्लियर है? तो ऊपर की बात करूंगा। क्लियर है? आगे देखें। आपको पता है यूजुअली मैं हमेशा बेसिक्स बताता हूं कि जो बेसिस, जिस स्टैंडर्ड पे बेस बना हुआ है ना, वो भी मैं आपको लाके रख देता हूं कि भाई वो बनाते वक्त उसने ये सोचा था। सुनना, हाई लेवल बात करूंगा, समझ आ जाएगी, तो सारे कॉन्सेप्ट आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। वो कहता है कि डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने का पहला रीजन था नॉन कैश। डेप्रिसिएशन को पहला रीजन था नॉन कैश। यहां तक बात क्लियर है? मैं आपको दूसरा रीजन बता रहा हूं। वो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचा रहा है। बड़ी हैवी बात की है मैंने, वापस बताता हूं, सुने, क्योंकि तुमसे छुपा के फायदा है क्या? सीखना तो तुम्हें है ना। यहां तक भी काफी तक तुम सवाल डली करके आ जाओगे। मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रहा हूं बेसिक क्रक्स, जिस बुनियाद पे स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। सुनो, उसने कहा डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कराने का मतलब है कि उसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, वो तो मैंने प्रूव भी किया। दूसरी बात बता रहा हूं, वो कह रहा है दूसरा मकसद होता है डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने का, ताकि आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे पहुंच जाओ 5-20 ऑपरेशंस की कमाई पे। ऑपरेशंस की कितनी थी? आप खुद देख लें, सेल सीओजीएस 5-20 थी। उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस की कमाई। फिर वो कहता है इस ऑपरेशंस की कमाई को कैश में कन्वर्ट करो, यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करो। तो हमने क्या किया, जैसे ही 5-5 में 15,000 ऐड किया, मैं किस पे पहुंच गया? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। किस पे पहुंच गया? उस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को पे किस में कन्वर्ट किया? कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। ये पीछे लॉजिक है इसकी। पर अगर मैं सिंपल भी रखना चाहूं कि सर मैंने 15,000 के डेप्रिसिएशन को ऐड बैक क्यों किया, तो आप क्या बोलोगे? नॉन कैश है, इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। दूसरी लॉजिक भी तो है कि ये ऐड बैक इसलिए कर रहा हूं ताकि जो इसके बाद जो भी एक्सपेंस माइनस हुआ है नॉन कैश नेचर का, उसको वापस से ऐड बैक करके ऑपरेशंस की कमाई पे पहुंचा दो। वो कितनी है? 5-20। जब ऑपरेशंस की कमाई पे पहुंच गया तो ऑपरेशंस की कमाई और ऑपरेशन के कैश में क्या होता है? फर्क होता है। ऑपरेशंस की कमाई और कैश में क्या होता है? और ऑपरेशंस की कमाई और कैश में फर्क होता है इन वजहों से जो मैं कह रहा हूं। हाँ या ना में जवाब देना। रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेबल। एडजस्ट किए?
कहां पे पहुंच गया? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे, और फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से जो मजीद अखराजात की है वो माइनस कर दी है। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है? तो आज के बाद मैं तुमसे पूछूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड बैक कराने की लॉजिक क्या है? पहला नॉन कैश, दूसरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचना होता है ताकि उस ऑपरेशंस के कैश को, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को किस में कन्वर्ट करूं? कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। पहले बताओ बात समझ आ रही है? क्योंकि कोई आपको बोले मेरे बिजनेस का प्रॉफिट ये है, तो पहले बिजनेस के प्रॉफिट पे पहुंचो ना। वो बिजनेस का असल प्रॉफिट कितना है? 5-20, नॉन कैश को हटा के, नॉन कैश को, तो हमने भी तो यही किया है। तो नॉन कैश को हटाने की दो लॉजिक्स हो गई, एक तो उसका कोई कैश का इंपैक्ट नहीं है, और दूसरा मुझे कहां पहुंचना है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। फिर जल्दी बताओ क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन? आर देयर एनी डिफरेंसेस? पहला रिसीवेबल, दूसरा पेएबल, तीसरा इन्वेंट्री। वही कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो अगेन कंक्लूजन, एड बैक करने के दो रीजन, पहला नॉन कैश और दूसरा नॉन कैश को हटा के मैं कहां पहुंच जाता हूं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट करता हूं? कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से देखता हूं कि मजीद कहां कहां अखराजात हुए हैं। क्लैरिटी है? पक्की बात है? अब एक चीज देखें जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, फिर आप अच्छे से कॉपी कीजिएगा इसको। इधर आपको एग्जाम में करना ही होगा, पहले आप कैलकुलेटर निकालें। एक चीज मुझे बताएं, 1570 में अगर मैं 9 लाख ऐड करूं तो 2470 आ रहा है। ये आ रहा है 2470। हमने सर यहां पे कर लिया 2470,000। अच्छा, पीपी के अंदर जो मैं बोलूंगा वो आपने करना है। 220 में 150 ऐड करें और 15,000 माइनस करें। 355। अच्छा, अब जो मैं कहने लगा हूं ना वो अच्छे से सुनना, फोकस होके। एग्जामिनर आपको कहेगा, बैलेंस शीट दे देगा और आपको बता देगा ये बात नहीं समझ आया तो हाथ के हाथ पूछना, पहले बताओ बैलेंस शीट में पीपी समझ आ रहा है कैसे बना? ओपनिंग लैंड था, 150 की बिल्डिंग खरीदी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया और क्लोजिंग आ गया। डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग पे, लैंड पे नहीं होता। क्लियर है? अच्छा, एग्जामिनर आपको लिख के देगा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज्ड आ बिल्डिंग, वो कहेगा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज अ बिल्डिंग ऑफ रुपीस 1,50,000। 1,50 की क्या परचेज की है? बिल्डिंग परचेज की। अच्छा, वो ये कह के चुप हो गए, साइड में हो जाएगा। आपको बनाना है पीपीई की वर्किंग। क्या बनानी है भाई? पीपीई की वर्किंग। जल्दी से बताओ, आप लोग मुझे बताओगे ओपनिंग कितना है? ऐसा ही है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये अकाउंट किसकी वजह से इंक्रीज होगा। अच्छा, और आपको पता है क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 355। अच्छा, ओपनिंग मुझे पता है, कहां से उठाई? बैलेंस शीट से। यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम बैलेंस शीट, ये वहां से पिक किया। अच्छा, ये क्या था? गिवन। ये भी फ्रॉम, यार मुझे बताओ ओपनिंग में अगर मैंने इतना खरीदा तो कुल मिला के कितना आ गया? 370। तो क्लोजिंग कम हुआ हुआ है। मेरे दिमाग में आएगा यार ये डेप्रिशिएट हुआ होगा। ये क्या हुआ होगा अब तक? तो मुझे एक बात बताएं, क्या मैं डिफरेंस डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूं? अगर उसने मुझे बताया हुआ नहीं है तो मैंने यहां से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, कितना है? 15,000। तो क्या ये ऐसे हुआ होगा? यानी ओपनिंग में एडिशन ऐड हुई होगी तो क्लोजिंग कम है, तो मैंने कहा ये बैलेंसिंग फिगर ये है।
तो हमने कहा ये हमने निकाल ली सर बैलेंसिंग फिगर। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इतनी मेहनत मैंने इसके लिए की है कि ये डेप्रिसिएशन क्या करना है, एड बैक, क्योंकि ये नॉन कैश है, और इस 150 का क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ हो। तो पहले बताओ पीपी के अकाउंट का इस्तेमाल समझ आया कि उसमें ये वर्किंग करनी है। ये मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना, और क्विज भी है जिसी नौयत पे आएगा। क्लियर है? चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।